नमस्कार दोस्तों आइए आज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कुछ बच्चों ने पूछे हुए हैं। आइए दोस्तों इनको डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम में फ्री था तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के प्रश्नों को हल कर दिया जाए। तो आइए दोस्तों देखिए, जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं वो लोग देख लें। दोस्तों, किन्हीं तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। किन्हीं तीन लगातार प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लेते हैं हमने यहां पर लिया 10 फिर 11, हमने यहां पर लिया 10, 11 और 12। मान लेते हैं हमने 3 लिया, 10, 11 और 12। अब कोई भी तीन लगातार प्राकृतिक संख्या हो तो इन तीन का अगर हम क्या करेंगे, योग कर दें तो ये हो जाएगा 10, 11, 12। अगर सभी को ऐड कर दें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3। हमेशा उनका आप ऐड कर दीजिए और जो आपका ऐड होता है, जो आपका योग आता है, उस योग को आप 3 से भाग कर दीजिए। तो अब इसको आप अगर 3 से भाग देंगे तो बताइए 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, क्या बार जाएगा, 11। तो जो ये वैल्यू हमारी आती है वही हमारी मिडिल की वैल्यू होती है या बीच का मान होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बीच का मान। तो बीच का मान मतलब इसके पहले 10 रहा होगा, इसके बाद 12 रहा होगा। अब जो ये इस टाइप के प्रश्न बच्चे पूछे हैं उसमें से मैंने एक प्रश्न उठाया। तो अब देखिए प्रश्न, अगर यहाँ पर 33 दिया है, किन्हीं तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूरी मैथ में कहीं पर भी, तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 39। अब 39 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो हमने 3 से इसको भाग दिया तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9। तो जो हमारा 3 कम 3 3 त्रिक का 9 जो हमारा आया वो कितनी बार जाएगा, 13 बार। यही 13 हमारा मिडिल होगा। तो जब 13 हमारा मिडिल होगा तो इसके पहले क्या रहा होगा, 12, और इसके बाद क्या रहा होगा, 14। तो क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी रही होगी, 14। तो आप इनको जोड़ करके देख लीजिए। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा सबसे छोटी संख्या ये, मिडिल संख्या ये, और एक ले लेते हैं। जैसे कोई अगर कर देता है, मान लीजिए 5 5 6 7, क्लियर, 5 6 7 है। अगर इनका योग कोई पहले से आपको दे दे, जैसे इस प्रश्न में दिया है, तो इनको हम क्या करेंगे, 6 जमा 5 जमा 6 और 7 ऐड कर दीजिए इसको। तो देखिए 6 5 11 और 11 7 कितना हो जाएगा, 18। अब इसको आप 3 से भाग दीजिए तो 3 6 18, 6 आया, ये मिडिल टर्म हो गया। तो आपको ये योग जो दे देता है, जैसे इस टाइप के प्रश्न में किन्हीं तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर 3 का योग देता है आप डायरेक्ट इसमें 3 से भाग दीजिए और 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9, यानी कि मिडिल टर्म ये हो गया। इसके बाद मिडिल है तो बाद में 14 रहा होगा, तो 14 आंसर हो गया। पहले रहा होगा 12 आंसर हो गया, छोटा पूछ लिया। अब दोस्तों दूसरे हम प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने ये चीज हमको दी है, इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखिए इस ट्रायंगल को दोस्तों मैंने कई बार सॉल्व करके आपको दिखाया है और मेरा आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं आपको नए तरीके से बता देता हूं क्योंकि लेवल वाइज कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये है, इसका मैं पहले छोटा रूप आपको दिखाता हूं तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दिया गया है, राइट, तो अगर यहाँ पर दिया गया है और अब यहाँ पे हम क्या कर दे, सिंपल सा 1 हमने खींचा और सिंपल सा 2। अब यहां से अगर हम खींचेंगे तो दोस्तों ये यहां पर आके मिलेगा और यहां से खींचेंगे तो ये यहां पे आके मिलेगा। अब जैसे हमने यहां से ये किया और यहां से हमने ये कर दिया, तो अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर कोई आपसे पूछ लेता है, या मैं और छोटा आपको करके दिखा देता हूं। ये हो गया यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये। देखिए इसको नए तरीके से कैसे, तरीके बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो नया तरीका है वो दिखाता हूं। इधर वाली संख्या को काउंट करेंगे 1 2, 2 है तो 1 2 ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसके नीचे 1 है, जो 1 है वो 1 ही लिखेंगे, लेकिन इस संख्या को इस संख्या में ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
राइट। अब जरा देखेंगे पीछे से एक अंक छोड़ करके पेयर बनाएंगे, तो यहाँ तो एक छोड़ेंगे तो यहाँ पेयर बनेगा, और इसी को 1 को आगे जोड़ देंगे +1। कौन सा 1 वाला? ये वाला। जरा जोड़ के देखो, 3 2 5 और 1 5, ये इसका आंसर हो गया, राइट। फिर से समझो दोस्तों, अगर यहाँ पे देख कितने खाने हैं 1 2 3, मैंने बहुत सारे टाइप बताए हुए हैं, आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए काउंटिंग द फिगर का। अब यहाँ से देखो 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, 3 पोर्शन है, 3 लिख लिया। अब यहाँ 1 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, 1 के बाद ये इसमें जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो बताओ इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, और इसको दोस्तों इसमें ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो बताओ 3 3 कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ से एक स्पेस छोड़ करके रोल करना है या लेना है, तो यहाँ छोड़े इसको लिए, अब यहाँ छोड़े इधर कुछ बचा नहीं है, यही 3 इसमें अलग से जोड़ देना है, प्लस प्लस जो रोल होता है या 2 जिसको हमने लिया है 3, ये इसमें अलग से जोड़ दो। जरा देखो कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसको देखेंगे 6 6 3 9 10 11 12 13, इसका आंसर कितना हो गया 13 हो गया, राइट। अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे समझाना है इस ट्रिक से इस चीज को कैसे आपको समझाना है, ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर हमने किया 1 2 3 4, कितने लेवल हैं 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4, नोट कर दिया। अब यहाँ 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ये संख्या जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो इसमें इसको ऐड करेंगे 2 1 3, और इसको इसमें ऐड करेंगे 3 2 6, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 4 10, नोट कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, एक छोड़ करके रोल करना है, इसको छोड़ना है, इसको रोल करना है, इसको छोड़ना है, इसको रोल करना है, एक एक छोड़ कर रोल करना है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस जो हमने रोल किए हैं वो इसका जोड़ना है। रोल हमने क्या क्या किया है 1 रोल किया है और प्लस 6 रोल किया है, इसी को ऐड कर दो, ये आंसर हो गया। तो देख लीजिए इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे 10, इसको ऐड कर देता हूँ 10 6 16 19 20 20 26 27, इसका आंसर होगा 27। आगे कितना भी बड़ा अगर दिया गया है, इसको उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसका आंसर जो बच्चे ने पूछा है 27। ये नया ट्रिक है, नए ट्रिक से आप इसको देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस बच्चे ने पूछा है कि सर ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं क्या है इसका फंडा। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है, मेंटल एबिलिटी है कि ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वर्क करता रहेगा। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं काम करेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ दिया है तो इसका मतलब है कि 5 से गुणा करें या तो ये करें। तो देखिए इसमें जो हमने निकाला है कि ये 5 है, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, 5 का 1 प्लस, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज में, और यहाँ पर 7 का 2 प्लस 2 का 3 प्लस 1 का 4 ऐड कर देंगे, देखेंगे कितना आता है। यहाँ पर कर देते हैं 5 ही होगा, 7 7 49 होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, 1 1 कम 1 होगा। तो देखिए 49 1 50 हो गया, 50 ये 50 हो गया, 50 58 और जोड़ देंगे 63, ये देखिए बीच वाला पार्ट आ गया। अब ऐसे ही इसके साथ करना है, तो यहाँ पर कर देंगे 4 के पावर 1 क्लॉकवाइज, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है इस साइड को, तो यहाँ पर 4 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, इसको जरा ऐड कर देंगे तो देखेंगे 72 आ रहा है। अब यहाँ से चलेंगे तो 3 के पावर, यहाँ देखेंगे 3 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 4, इसको जब हम कर देंगे तो 9 4 16, उस दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसका आंसर दोस्तों क्या करेक्ट होगा, 28 इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट। अब दोस्तों देखिए कुछ बच्चों ने और प्रश्न हमसे पूछे हैं, आइए हम उनको भी डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए कि जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं उनको भी डिस्कस कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको मैं मुंह जबानी बता दूंगा। देखिए दोस्तों, किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है सर पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो दोस्तों मैं पाई के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए पाई रेशनल है कि इरेशनल। तो सबसे पहले दोस्तों पाई बनी कैसे, पाई आई कैसे। तो पाई बनी कैसे, तो देखिए किसी भी आप गोले को ले लीजिए,
ये इसकी क्या होती है, परिधि होती है, ये इसकी क्या होती है, परिधि होती है। और अगर इसकी यहां से कर देंगे तो रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, बट अगर पूरा लेंगे तो डायमीटर या जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास होगा। तो अब हमने जो किसी भी, चाहे ये छोटा ले लो या हम कोई बड़ा ले लें, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगी, ये इसकी परिधि हो जाएगी, ये इसकी परिधि हो जाएगी और ये इसका डायमीटर हो जाएगा, d फॉर डायमीटर या व्यास हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी जो पाई का मान था, पाई बराबर होता क्या है, परिधि अपान व्यास, परिधि अपान व्यास। और जब भी इसको निकाला 3.14159 डॉट डॉट इनफाइनाइट, राइट, इसका पाई का मान भी इतना ही होगा और जो ये बड़ा है छोटे का भी वही मान होगा 3.14 समथिंग और बड़े का भी वही मान होगा, पाई इज इक्वल टू परिधि अपान व्यास 3.14159 डॉट डॉट इनफाइनाइट, राइट। तो दोस्तों क्या कर दिया गया कि पाई का मान इतना फिक्स कर दिया गया कि पाई बराबर, कुछ लोग जैसे कहते हैं इरेशनल है कि इरेशनल है। तो दोस्तों दशमलव बिंदु के बाद जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है या रिपीटेशन नहीं होता है तो वो संख्या हमेशा इरेशनल नंबर होती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, राइट। अब देखिए किसी बंदे ने जो है पाई के बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि सर पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं। तो दोस्तों पाई के मान को अगर हम देखें, पाई बराबर 22/7, ये इसका मान होता नहीं है, ये दोस्तों माना गया है कि कोई भी चीज, जैसे पृथ्वी का हम ले लेते हैं तो पृथ्वी की परिधि आर्यभट्ट साहब ने कुछ मान रख करके निकाली थी जो था 22/7। तो इन्होंने क्या कुछ मान, ये माना गया है, ये क्या किया गया है, माना गया है, ना कि ये होता है। जैसे हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आपका नाम है पान सिंह तोमर, क्लियर, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका नाम पान सिंह तोमर। अब मैं कोई काम करूं तो वैसे यहाँ पर क्या है, ये मान लिया गया है कि 22/7, इसका मान होता नहीं है, माना गया है। और इसको जब हम भाग देंगे, आप इसको जब भाग दीजिएगा तो 3.141459 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये अनंत तक चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, तो ये संख्या क्या हो गई, पाई इज रेशनल नंबर हो गई। दूसरा है पाई दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। कितने को दोस्तों, 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक देखिए बच्चे ने क्वेश्चन और पूछा है, उसको भी देख लेते हैं कि सर भारत में कैलेंडर कब से प्रयोग में लाया गया। तो भारत में कैलेंडर कब से प्रयोग में लाया गया। देखिए दोस्तों कैलेंडर तो बहुत तरीके के थे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 1752 ईस्वी में, 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया। अब जरा देखेंगे कि जो 50 इतने में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब क्या था कि जहां जहां ब्रिटिश का शासन था, और ब्रिटिश का शासन दोस्तों सिर्फ भारत पे ही नहीं था, ब्रिटिश का शासन 52 देशों 52 देशों पर था, 51 से 52 देशों पर था, यानी कि पूरी पृथ्वी का 80% भाग किसमें, गुलाम, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था 80% भाग पर, यानी कि 51 देश। अब 51 देशों को कैसे चलाया जाता था, तो उसके लिए कैलेंडर चाहिए था, कितना वर्क करेगा, कब वर्क करेगा, कौन कितनी सैलरी पाएगा, डॉट डॉट। तो इसमें संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद हमारे यहाँ 1952 में क्या हुआ, चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद क्या बना, पंचांग सुधार समिति की स्थापना हुई, और अब हमें भी कैलेंडर की जरूरत थी। तो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर 22
22 मार्च 1957, 22 मार्च में यहां लिख दे रहा हूं, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 से संपूर्ण भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों वो डेट क्या थी जब एक जायज कैलेंडर या संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रयोग होने लगा? वो क्या था? 22 मार्च। वो क्या डेट थी? 22 मार्च 1957 थी। क्लियर? अब दोस्तों एक ने और पूछा है सर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? तो मैं यहाँ पर देखिए बता देता हूँ आपको, ये रीजनिंग का प्रश्न भी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि दोस्तों ये मान लेते हैं ये चीज है इलिप्टिकल फॉर्म है। क्लियर? मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? सन है। तो ये जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ये कैसे करती है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, पूरा पश्चिम उत्तरी ध्रुव से अगर इसको हम देखेंगे तो ये कैसे आपको दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगी। और ये अपनी जो परिक्रमा है कितना पूरा करती है? ये सब ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो मुझसे कितना प्रश्न पूछा गया था कि सब कैसे है, तो ये मैं आगे बता भी दूंगा। ये कैसे करती है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर उत्तर ध्रुव से हम देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज करती है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न और भी आपके फंसते हैं, जब भी मैं फ्री होता हूं, ऑफलाइन बैचेस थोड़ा ज्यादा है और अब आप लोगों के डिमांड पर ऑनलाइन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत जल्दी जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं या बहुत दूर बैठे हुए हैं, वो घर पर ही बैठ करके संपूर्ण कोर्स यानी कि पूरी तैयारी, फुल वीडियो, कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट सॉल्यूशन, क्लियर, वो बंदा घर पे बैठ के ही कर सकता है। उसे कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग इस तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से, एकदम शून्य से। कितना भी पुअर से पुअर बच्चा रहेगा उसको मैं सिखाने की गारंटी देता हूं, गारंटी लेता हूं या दावा करता हूं कि मैं उसको मैथ और रीजनिंग जरूर सिखा दूंगा, चाहे बच्चा कितना भी पुअर हो। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं ऑनलाइन बैच के लिए भी आपके साथ लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं। आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं कि सर हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं सेटअप तैयार कर रहा हूं, बहुत बड़े लेवल पे सेटअप लगा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा मुझसे पढ़ सके और मैथ और रीजनिंग को सीख सके। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और ऑनलाइन बैचेज जो बच्चे चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, मैं उनके लिए बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।